नमस्कार, आज है 4 जनवरी दिन बुधवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी है आज की हेडलाइंस। समेत शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के विरोध में सड़कों पर उतरा जैन समाज। देश भर में विरोध प्रदर्शन। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। क्या तीर्थ स्थलों को टूरिज्म स्पॉट बनाना जरूरी है? फ्यूचर जॉब के लिए रेडी रहना है तो सीख लें 3 स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन और एडेप्टेबिलिटी से बढ़ेंगे मौके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में चर्चा। इंडिया 360 में बताएंगे आपको कि कैसे ये 3 स्किल्स बनाएंगी फ्यूचर रेडी। सियाचिन में देश की पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान तैनात। सियाचिन बैटल स्कूल से ली ट्रेनिंग। बाजार की 2 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी करीब 200 अंक गिरकर 18,050 के पास हुआ बंद। सेंसेक्स 625 अंकों से ज्यादा लुढ़का। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल। रिकॉर्ड हाई के करीब सोना। इंट्राडे में एमसीएक्स पर सोना 56,000 के पार पहुंचा। चांदी भी 9 महीने की ऊंचाई पर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी। हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य। और क्रिकेटर ऋषभ पंत का अब मुंबई में किया जाएगा इलाज। देहरादून अस्पताल से मुंबई ले जाया गया। सड़क हादसे में हुए थे घायल। तो ये थी हेडलाइंस। अब सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, पूरी कहानी आपको बताते हैं टॉप न्यूज में। तो यूपी में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टालने की इजाजत दे दी है। इन 3 महीनों के दौरान पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया आयोग अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगा। इसके दौरान कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकेगा। यूपी में निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उधर सरकार ने 28 दिसंबर को 5 सदस्यों का ओबीसी आयोग बनाया है। आयोग आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट करके और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। दिल्ली से पेरिस जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को अचानक लौटना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सूत्रों के मुताबिक इसमें तकनीकी खराबी आई थी। विमान में 210 यात्री सवार थे और इसने आज दोपहर 1:30 बजे उड़ान भरी थी और 2:25 पर यह लौट आई। बताया जा रहा है कि विमान में फ्लैप की दिक्कत थी। फ्लैप विमान का एक अहम हिस्सा होता है। इसके जरिए लैंडिंग एयर स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अगर इसमें तकनीकी खराबी आ जाए तो लैंडिंग एयर स्पीड ज्यादा हो जाती है। वहीं न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार एक व्यक्ति ने बिजनेस क्लास में सफर कर रही बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दी। यह घटना पिछले साल 26 नवंबर की है। इस घटना पर एयरलाइंस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बुजुर्ग महिला ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन से शिकायत की और तब जाकर एयरलाइंस के अफसर एक्टिव हुए और इस यात्री पर एफआईआर दर्ज कराई गई। एयर इंडिया ने जांच पूरी होने तक आरोपी के हवाई यात्रा करने पर रोक लगा दी है। मामला चर्चा में आने के बाद डीजीसीए ने एयरलाइन से घटना की रिपोर्ट मांगी है। उन्हें हैदराबाद भेजा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा ने यह जानकारी दी है। आपको बताएं कि पिछले महीने भी एक डीएनए टेस्ट लिया गया था जिसमें दिल्ली के जंगलों से मिली हड्डियों का मिलान श्रद्धा के पिता से किया गया था। तब भी डीएनए मैच कर गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने 18 मई को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे और उन्हें कई दिनों तक जंगलों में रात को फेंकता रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली के कंझावाला हिट एंड रन केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट में कार के अंदर अंजलि के होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। एफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि कार के फ्रंट लेफ्ट टायर में फंसी थी। उधर पीड़ित लड़की के फैमिली डॉक्टर ने अंजलि के नशे में होने के दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में पाया गया है कि मृतका के पेट में अल्कोहल नहीं था। उन्होंने बताया कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक पेट के अंदर खाना मिला है। दरअसल अंजलि की सहेली ने पुलिस को बताया था कि अंजलि नशे में गाड़ी चला रही थी। उधर आरोपियों ने पुलिस को बयान दिया है कि स्कूटी सड़क पर लहरा रही थी जिसकी वजह से वो टक्कर हो गई।
जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की 18 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। आपको बताएं कि नए साल के पहले ही दिन आतंकियों ने राजौरी में 7 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। इसमें 2 बच्चियां भी शामिल हैं। इस वारदात के बाद केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों को भेजने का फैसला किया है। इन्हें राजौरी और पुंछ में तैनात किया जाएगा। 18 कंपनियों में 1800 सुरक्षाकर्मी होंगे। इनमें से 10 कंपनियां दिल्ली से और बाकी 8 कंपनियां आसपास के राज्यों से भेजी जाएंगी। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। देश का जैन समाज सड़कों पर है और वजह है एक फैसला जिसे जैन समाज अपनी आस्था पर चोट बता रहा है। झारखंड के गिरिडीह जिले के तीर्थ स्थल समेत शिखर जी के लिए जैन समाज का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल समेत शिखर जी जैन समाज के लिए बेहद पवित्र, अहम और पूजनीय स्थल हैं, लेकिन सरकार इसे पर्यटन स्थल घोषित करने का फैसला कर चुकी है। जैन समाज के लोग क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाए जाने को अपने धर्म और आचरण के खिलाफ मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह फैसला उनकी भावनाओं को आहत करता है। सरकार के इसी फैसले के खिलाफ जैन समाज मुंबई, जयपुर समेत देश भर में विरोध करता हुआ नजर आया। विरोध में जैन मुनि सुगे सागर महाराज जी ने कल अपने प्राण भी त्याग दिए। वो पर्यटन स्थल बनाए जाने के खिलाफ 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। इस खबर से जैन समुदाय का रोष और बढ़ गया है। जैन मुनि सुगे सागर महाराज जी जोधपुर के थे और जयपुर के सांगी जी मंदिर में अनशन कर रहे थे। जैन समाज के लोगों ने मांग की है कि सरकार अपने फैसले को वापस ले, वरना पूरे देश में प्रदर्शन होते रहेंगे। जैन समाज का कहना है कि शिखर जी एक तीर्थ स्थल है, इसे टूरिस्ट स्पॉट घोषित नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जाना चाहिए। जैन समाज का कहना है कि अगर ये तीर्थ स्थल पर्यटन स्पॉट बन जाता है तो लोग यहां मनोरंजन करने के लिए आएंगे, उसका असर इसकी पवित्रता पर पड़ेगा। जैन समुदाय का कहना है कि इको टूरिज्म के तहत यहां पर जो मनोरंजन से जुड़ी हुई गतिविधियां बढ़ेंगी, लोग टेंट लगाकर यहां रुकना शुरू कर देंगे, यहां पर मांसाहार शुरू कर देंगे और यहां पर दूसरी गतिविधियों में संलिप्त हो जाएंगे जो उनके आचरण और धर्म की जो मान्यताएं हैं उसके बिल्कुल विपरीत हैं। जैन समाज का कहना है कि उनके पवित्र स्थल को अपवित्र करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मांग उठाई है कि इस पहाड़ी इलाके में पेड़ों की कटाई और अवैध खनन पर भी रोक लगाई जाए। जैन समाज ने यह भी आरोप लगाए हैं कि पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद यहां मांसाहारी लोग घूमने आएंगे, मांसाहार को यहां बढ़ावा मिलेगा। और यही नहीं, कई लोग मंदिर में जूते पहनकर भी पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से तीर्थ स्थल दूषित हो जाता है। देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार ने का कहना है कि फिलहाल समेत शिखर जी को तुरंत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का कोई योजना नहीं है। इस पर विचार किया जाएगा, जैन समुदाय के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि वो जैन समाज की भावनाओं की कद्र करती है। लेकिन उसके बावजूद सवाल यह कि अब तक फैसला वापस क्यों नहीं हुआ। अभी जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक केंद्र सरकार जल्द इस मुद्दे पर बड़ा फैसला भी ले सकती है। लेकिन एक सवाल जो उठना लाजमी है वो ये कि क्या तीर्थ स्थलों को टूरिस्ट स्पॉट बनाना जरूरी है? क्या सरकार की ओर से समाज की भावनाओं को दरकिनार कर इस तरह के फैसले लेना सही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा है और उसके लिए हमने खास मेहमानों का आज एक पैनल भी आपके सामने रखा है। जैन समाज से आए हुए उनके प्रतिनिधि जो हैं हमारे साथ हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। जैन संत आचार्य लोकेश मुनि जी हमारे साथ हैं और कवियत्री अनामिका जैन अंबर भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से चर्चा करें, सबसे पहले आपको सुनाते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं। बेसिकली होता है कि जब आप किसी तीर्थ स्थल को एक पर्यटन स्थल घोषित करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरह के होटल्स, एंटरटेनमेंट, खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें आती है। ये वो जगह जो पहाड़ी पर हैं, तप, आराधना और आध्यात्म के लिए है। अगर उस जगह में आप होटल्स आ रहे हैं, होटल्स आने का मतलब ये है कि शायद नॉन वेजिटेरियन भी वहाँ पर खाने बनेंगे, जो लीकर वगैरह है उनका भी उपयोग होगा। और जैन धर्म में आमतौर पर आप ये मानते हैं कि इन चीज़ों के आचरण की बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि आप
किसी तरह का मतलब जैन लोग तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, तो नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, प्लस लीकर हो गया। तो जैन समाज का ये कहना है कि आपको पर्यटन स्थल बनाना, देश भर में बहुत सारी जगह हैं, तीर्थ स्थलों को छोड़ दो। और ये सिर्फ उन्हीं का नहीं, किसी का भी तीर्थ स्थल हो, कोई भी अपने धर्म के तीर्थ स्थल पर ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पर पर्यटन स्थल बने। तो इस बात को लेकर आंदोलन है जो पूरे देश भर में चल रहे हैं, और अब जिस तरह से लगातार चल रहे हैं, अब सरकार शायद उस पर किसी न किसी तरह से वापस विचार करे। ये जैन समाज की डिमांड है। तो अब मीडिया में भी, सुर्खियों में भी लगातार आ रहा है कि जो विरोध चल रहा है, और ये वो कम्युनिटी है जो संख्या में कम है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 50-75 लाख जैन हैं पूरे देश भर में, मतलब देश की संख्या का आधा % भी नहीं है कंट्रीब्यूशन। लेकिन जो आंकड़े हैं अनऑफिशियली, वो देश भर का जो टैक्स कलेक्शन है उसका 23-24% जैन समाज की तरफ से आता है। तो देश की निर्माण में जो सहयोग है उसके सामने, संख्या के सामने कहीं ज़्यादा है। जैन समाज चाहता है कि उनके तीर्थस्थलों का सम्मान किया जाए, वही है एक बात। देखते हैं शायद सरकार इस पर जल्दी फैसला लेती हुई नजर आए। जैसा हमने कहा, आप हमारे साथ जैन संत आचार्य लोकेश मुनि जी हैं और कवित्री अनामिका जैन अंबर हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। आचार्य लोकेश मुनि, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। क्या डिमांड है आप लोगों की, बुनियादी रूप से अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाएं, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? दीपक डोभाल जी, आपने अच्छा प्रश्न किया कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आपकी मांग क्या है, डिमांड क्या है। मैं कहना चाहूंगा जी न्यूज टीवी चैनल के माध्यम से, आज देश और दुनिया के लाखों करोड़ों श्रद्धालु आंदोलनरत हैं, और जबकि सभी जानते हैं कि जैन समुदाय एक अहिंसक और शांति प्रिय समुदाय है, वो कभी हिंसा में विश्वास नहीं करता है, और आज भी वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए सरकारों के सामने मांग कर रहा है। और वो हमारी मांग मात्र इतनी सी है कि श्री समेत शिखर जी हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। भला उस आस्था और श्रद्धा के केंद्र को एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में कैसे बदल सकते हैं? ये बात केवल कोई पहाड़ की नहीं है, केवल भूमि की नहीं है। अरे इतनी भूमि पहाड़ तो हम दे देंगे। सवाल है उस पहाड़ पर जो तीर्थंकर मोक्ष गए, वहां का कण कण पवित्र है, और पर्यटन स्थल होने के साथ आप और हम सभी जानते हैं, फिर वहां शराब चलेगी, वहां मांस मछली चलेगी, और ऐसे के अंदर वहां की पवित्रता नष्ट होगी। इसलिए जैन समुदाय एक स्वर में मांग कर रहा है कि श्री समेत शिखर जी को पवित्र तीर्थ स्थान रहने दिया जाए। और आज हमने इस मांग को भी दोहराया कि उस क्षेत्र के, समूचे क्षेत्र के अंदर शराब और मांस की उस परिधि के अंदर, जैसे सनातन परंपरा में 11 कोशी जो क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र शराब और मांस से मुक्त रहे। उसी तरह से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभ, उनकी साधना भूमि शत्रुंजय पालीतना, आज वहां पर पगलिया जी खंडित कर दिए गए। समय समय पर असामाजिक तत्व जो हैं वहां पर तोड़फोड़ करते हैं और उस पवित्र स्थान की पवित्रता को भंग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है, और हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी गिरनार, वहां की पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे। तो हमारी केवल मांग इतनी है कि हमारे तीर्थ स्थानों की, जो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनकी पवित्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए, और उसका संरक्षण का दायित्व सरकार नष्ट ना हो और संरक्षण मिले आपकी आस्था को, आपके बिलीव्स को, आपकी जो आस्था है अपने धर्म में और शिखर जी के प्रति, उसको संरक्षण मिले। आपकी सिर्फ इतनी ही डिमांड है। अनामिका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और बहुत सारे हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि अचानक से ये 2-4 दिनों से ये जो मुद्दा है ये तूल पकड़ रहा है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ठीक 1 साल पहले इसी महीने में, जनवरी के महीने में, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था बचाओ पवित्र तीर्थ शिखर जी हैशटैग।
यानी कि ये आज की डिमांड नहीं है। और डिमांड क्या थी उस वक्त भी? डिमांड जो थी वो यही थी कि यहाँ पर जो मांसाहार बढ़ रहा है, जो लोगों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उनसे जो जैन धर्मावलंबी हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। लेकिन सरकार उस समय भी चुप थी, सरकार आज भी चुप है। सरकार को उस वक्त संरक्षण देना चाहिए था। अब तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में तब्दील करने का फैसला ले लिया गया, तो स्वाभाविक है जैन समाज का रोषित होना। क्या कहेंगे अनामिका जी, कोई अभी तक कोई आश्वासन, कुछ कांटेक्ट हो पाया है आपका? देखिए, मैं आपकी बात जहां खत्म हुई है मैं वहीं से प्रारंभ करती हूँ, वहीं से शुरू करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें पूरा देश इस समय देख रहा है, पूरी दुनिया इस समय जान रही है कि मुद्दा क्या है। और अभी हमारे आचार्य लोकेश मुनि जी ने भी बता ही दिया है। तो जहां आपने बात खत्म की है मैं वहीं से प्रारंभ करती हूँ कि क्या कारण है। ये पिछले साल जनवरी में भी आपने बताया कि ये ट्रेंड कर रहा था और हम सब जानते हैं। तो उसका पहले तो मैं ये अंतर बता दूं कि अब ऐसा क्या हो गया और तब ऐसा क्या नहीं हुआ था। तो जो कारण मुझे दिखता है और जो कारण हो सकता है वो कारण यही है कि खुद की खातिर जीते थे, अब धर्म पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब धर्म पे मरना सीख गए। अब सड़कों पर ध्वजा उठाकर जैन उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। जब जैन समाज को ये आभास हुआ है, जैन समाज को ये पता चला है, या ये पता तो खैर हमें हमेशा से था, हम अहिंसक हैं, हम शांति प्रिय समाज हैं, जैन समाज शांति प्रिय समाज है। और जैनत्व की धुरी, जैन तत्व की धुरी, आस्था के केंद्र जब हमारे तीर्थ क्षेत्र सम्मेश शिखर पर चोट की जाए तो कहीं हमारी आस्था पर चोट होती है। ऐसा सम्मेश शिखर जो जब हम होश संभालते हैं, जैन जब बड़ा होता है और उसको पता चलता है कि वो जैन है, तब से उसकी कम से कम एक वंदना हो, कम से कम जीवन में एक बार वंदना हो, उसके सपने देखना प्रारंभ कर देता है। ऐसे बड़े तीर्थ को यदि पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के लिए संस्तुति दी जाए, या फिर वहां पर जैसे कि आपने अभी कहा कि वहां का संरक्षण ना हो, संरक्षण ना होने का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। हम जब प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं तो हमारे मुंह में जूठन भी नहीं होती। हम नग्न पैर 27 किलोमीटर की वंदना करते हैं, 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर पर्वत श्रृंखला और 9 किलोमीटर उतरना। उसके बाद मन पवित्र, शुद्धता, पावनता के साथ हम वंदना करते हैं। उसके कण कण में, उसकी हवा में मंत्र खुले, उसके कण कण में अतिशय है। 20 तीर्थंकर जहां से मोक्ष गए हो, ऐसी पावन धरा पर यदि मांस कटे, ऐसी पावन धरा पर यदि नग्नता सर्वत्र घूमे, जब लोग हनीमून जैसे चीजें वहां पर जाकर के मनाने लग जाए, आप बताइए कहाँ से पवित्रता रह जाएगी। तो जब इस तरह की बातें होने लग गई और हम लोगों को लगा, हम लोगों को कैसे पता चला? हम लोगों को पता चला, लोग कहते हैं हम दशमलव में हैं, लोग कहते हैं हम 1% भी नहीं है इस देश का। और हाँ, हम 1% भी नहीं है, लेकिन 24% हम इस देश की आर्थिक व्यवस्था में अपने आप को, इस देश के उत्थान में सहयोगी है, अपने आप को पाते हैं। 24% स्वाभाविक रूप से। और देखिए, लोकतंत्र ने आपको संवैधानिक अधिकार दिया है अपनी आस्था को मानने का, उसके संरक्षण का, और अपनी आस्था के जितने भी प्रतीक हैं और जितने भी स्थल हैं इस तरह के, उनके बारे में आप लोगों की जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं और लोकतांत्रिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आचार्य लोकेश जी के पास मैं आना चाहूंगा। आचार्य लोकेश, लेकिन सरकार का ये कहना है, एक तो मैं देख रहा था कि सरकार भी बहुत ज्यादा इसमें बोल नहीं रही, खासतौर से झारखंड सरकार के मैं स्टेटमेंट्स ढूंढ रहा था, बहुत ज्यादा कोई स्टेटमेंट आया नहीं। मैं अनामिका जी आ रहा हूं आपके पास, जरा मैं आचार्य जी से एक सवाल पूछ लूं। झारखंड सरकार का कहना है आचार्य जी कि वो कानूनी पक्ष को देख रहे हैं, उचित कदम उठाए जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि जैन समाज का हित नहीं होने देंगे। तो क्या आपको भरोसा नहीं है सरकार के आश्वासन पर? जी दीपक जी, हमारा झारखंड सरकार पे भी विश्वास है, हमारा केंद्र सरकार पर भी विश्वास है। हम अविश्वास नहीं कर रहे हैं। यहां पर बात अविश्वास की नहीं है, यहां पर बात लोगों की भावनाओं की है। आज आप देख रहे हो इन रैलियों के अंदर न केवल भाई, महिलाएं, बच्चे छोटे छोटे जिस तरह से उमड़ रहे हैं। और आपने देखा कल राजस्थान में एक जैन मुनि जो अनशन पर बैठे थे, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उसी के साथ दूसरे मुनि ने जो है फिर अनशन शुरू कर दिया है। क्या हमारी लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं उनका दिल नहीं पसीजता है?
वे लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का आदर करे। और इसलिए मैं अविश्वास की बात नहीं करता हूं। आप हमें लिखित आश्वासन दीजिए, जो गजट के नोटिफिकेशन निकले हैं उसमें संशोधन कीजिए, उसको वापस लीजिए और इन पवित्र तीर्थ स्थानों को पवित्र रहने दीजिए। इनकी पवित्रता खंडित हो ऐसा कोई काम मत कीजिए। और इसके लिए सरकारों को मैं अपील करता हूं, विनम्रता के साथ अपील करता हूं झारखंड सरकार से, केंद्र सरकार से, कि वो देश ही नहीं दुनिया भर में बसने वाला जैन समुदाय इस समय आंदोलित है। वो उसकी आस्था पर चोट हुई है, उसे पीड़ा हुई है, उसको वेदना हुई है। और लोकतांत्रिक सरकारों का यह कर्तव्य है कि वो अपने देश के नागरिकों की पीड़ा को समझे, उनकी वेदना को समझे और वो शीघ्र जो है इस बारे में कदम उठाए। जैन समाज जो है वो अतिवादी समाज नहीं है, वो कभी भी तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करता है, न कोई आगजनी करता है, न तोड़फोड़ करता है। शांतिपूर्ण ढंग से हम मांग रख रहे हैं। बिल्कुल। और इसलिए मैं पुनः शांतिपूर्ण सरकार, बिल्कुल, गुजरात आपकी सरकार शांतिपूर्ण ढंग से आपके प्रदर्शन भी हुए और आपकी डिमांड भी यही है कि सरकार लिखित में आश्वासन दे। अनामिका जी, लेकिन मेरा सवाल यही था, इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और इसकी हर तरफ चहुं ओर चर्चा है इस मुद्दे की, कोई सरकार की तरफ से कोई संपर्क साधने की कोशिश की गई है क्या आप लोगों के साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की तरफ से संपर्क साधने की कोशिश भी की गई है। और जहां तक हम लोगों को आश्वासन मिला है, अभी पिछले दिनों दिल्ली में ऋषभ विहार में संजय भैया जी, जो विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आमरण अनशन थापा हुआ था। तो उनको बाकायदा ये कह करके आश्वासन के साथ ही उनको जल ग्रहण करवाया गया, यही कह करके कि हम इसको 15 तारीख तक हम कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे। तो हम लोगों ने, जैन समाज ने, पूरे देश के जैन समाज ने 26 तारीख तक का सब पूरी सरकार को समय दिया है कि जिस दिन गणतंत्र दिवस होगा, संविधान दिवस होगा, उस दिन आप हमारे इस निर्णय को आप आश्वासन दीजिएगा। लेकिन बात यहाँ नहीं है, बात ये है कि हम उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं, ऐसा ना हो कि हम अपने शांति प्रिय आंदोलन में, वो आंदोलन जो अहिंसावादी आंदोलन है, हम कहते हैं कि हम अहिंसक हैं, लेकिन हम क्षमा कीजिएगा, हम नपुंसक नहीं है, हम कमजोर नहीं है। हम जानते हैं, हमारी ताकत को भी हम जानते हैं। हम यदि मौन है तो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि हम कौन है। तो इसके साथ साथ अविश्वास करना भी कहीं ऐसा ना हो, मैं भी ये सबसे कहना चाहूंगी कि हमें विश्वास भी करना होगा, क्योंकि आई है, बातचीत हुई है, जैसे जैसे बात हुई है वैसे वैसे आश्वासन भी हमारे पास आए। फिर भी एक बात मैं फिर भी कह देना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है जो कह देना, कि जिस तरह से थोड़ी देर पहले जो संरक्षण की बात चल रही थी, ये मन में आना भी बहुत बड़ी बात है, ये मन में आना भी पाप है। और कि हमारे जो तीर्थ स्थल है उनको पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। और उसके पीछे बहुत दुख तब होता है जब सरकार, राज्य सरकार, झारखंड सरकार ने ये उसके पीछे हम लोगों को उसका उद्देश्य बताया कि वहां पर विकास करना है। झारखंड में इतने सारे वाटरफॉल्स हैं, इतनी सारी नदियां, इतनी सारी झीलें हैं, इतने सारे और भी ऐसी संभावनाओं वाले स्थान हैं जहां जाकर के वो विकास कर सकते हैं। क्यों उस आस्था के केंद्र को नहीं छोड़ सकते जिसमें एक बहुत बड़े वर्ग की भावनाएं जुड़ी हुई हैं? तब ऐसे में जब वो राज्य सरकार केंद्र सरकार पर बात डालती है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बात राज्य सरकार पर आती है, कुल मिलाकर के जो लोग नहीं समझ रहे वो तो उनके लिए तो ये मुद्दा फुटबॉल की तरह है। आपने यहाँ इनके कुनबे में डाल दिया, आपने उनके कुनबे में डाल दिया। ऐसे में मैं जैन समाज की ओर से एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी निर्णय लिया जाए, जो भी हो, वो थोड़ा जल्द से जल्द हो। हमें विश्वास है क्योंकि इसी देश में श्री राम को उनका धाम मिला, इसी देश में विश्वनाथ को उनका मंदिर मिला, उनको स्वतंत्र किया गया, इसी देश में महाकालेश्वर का मंदिर हुआ, इसी देश में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो रही है जो आस्था को दिखाती है और आस्थावान सरकार से उम्मीद है। लेकिन फिर भी एक बात फिर कह देती हूँ कि किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आई तो क्या होगा। ये जो देर हो रही है उस देर के परपक्ष में कहना चाहती हूँ कि किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आई तो क्या होगा, सनक करके बगावत पर उतर आई तो क्या होगा, कि सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा। तो ये समझना होगा, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं पता। यदि हमारी भावनाओं के साथ हमारे मुनियों को प्राण देने पड़ रहे हैं। आज भी मुंबई में एक रैली थी, वहां पर एक मुनि ने
अन्न जल का त्याग किया, जी, हमारे मुनियों को प्राण देने पड़े, मुझे हमारे लगता है संतों को बिल्कुल तपस्या में लगना अनामिका पड़े, जी, ये मुझे हमारे लगता लिए है कि बहुत आपकी ये बात पूरा देश तो सुन ही रहा है, सरकारें भी सुन रही हैं इस दिशा में ज़रूर मंथन चल रहा होगा और हम चाहेंगे कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कोई समाधान लेकर आए। आप लोगों की जो मांग है, जी हाँ, बिल्कुल उनको गंभीरता से उस पर विचार किया जाए और हम तो कभी नहीं चाहेंगे, हालांकि आप लोग इस वक्त आक्रोशित भी हैं, आपका आक्रोश स्वाभाविक भी है। आप कह रहे हैं कि अहिंसा के मार्ग से संभवतः अगर आपके साथ न्याय हुआ तो आप लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जैन जो धर्म है, इतना हमारा पुराना धर्म, अहिंसा, परोपकार, ध्यान, इसके आधार पर बना हुआ, वो इसी पहचान के साथ बना रहे और आप लोगों को भी न्याय मिले और आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश की तरक्की में, समाज की तरक्की में, वो भी बना रहे। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आचार्य लोकेश जी, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अनामिका जैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साल 2022 के आखिरी 2-3 महीने छटनियों की खबरों से भरे रहे। दुनिया की गूगल, मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां हों या फिर दूसरी स्थानीय कंपनियां, हर तरफ नौकरी जाने की खबरें आई। लेऑफ्स अभी भी चल रहे हैं, लेकिन कैसा हो अगर मंदी प्रूफ और फ्यूचर रेडी जॉब्स की तैयारी अभी से आप शुरू कर दें। फ्यूचर रेडी करियर के लिए किन स्किल्स पर फोकस किया जाए, इसको लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग में एजुकेशन 4.0 को लेकर चर्चा हुई। एजुकेशन 4.0 में शिक्षा को स्किल बेस्ड बनाने पर फोकस किए जाने पर जोर दिया गया है। यहां छात्रों को लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस दिलाने पर फोकस किया जा रहा है। एनुअल मीटिंग में कहा गया है कि एजुकेशन 4.0 के लिए माहौल बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना होगा और इसमें निवेश को और बढ़ावा देना होगा। मीटिंग में यह भी सामने आया कि फ्यूचर रेडी होने के लिए 3 अहम स्किल्स पर फोकस करना होगा और ये 3 अहम स्किल्स हैं: प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि दिक्कतों को सुलझाने की क्षमता, कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग बढ़ाकर काम करने की कुशलता और एडेप्टेबिलिटी यानी किसी भी स्थिति में ढल जाने का हुनर। न्यू एज कंपनियां हो चाहे दूसरी प्रतिष्ठित कंपनियां, ये सभी हायरिंग के दौरान इन तीनों स्किल्स पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। कंपनियां उन लोगों को हायर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल रखते हो, यानी कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखते हो, वे चुनौतियों का स्वागत करते हो और प्रॉब्लम को समझने के लिए सवाल पूछते हो। इसमें क्रिएटिविटी, डेटा एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग को इसमें फोकस पर रखा गया है और इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा कंपनियां कोलैबोरेट करने वाले एम्प्लॉयज यानी कि मीटिंग में दूसरे मेंबर्स के साथ मिलकर बेहतर काम करने वालों को भी पसंद कर रही हैं। बेहतर और बदलते माहौल और टेक्नोलॉजी के साथ कंपनियां चाहती हैं कि उनके कर्मचारी बदलते वक्त के साथ खुद को अडेप्ट कर सकें, ढाल सकें, नई स्किल सीखने के लिए तैयार रहें और इसलिए उनका फोकस रहता है एडेप्टेबिलिटी पर। तो अगर आप फ्यूचर जॉब्स के लिए रेडी रहना चाहते हैं तो खुद में ये 3 स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करें। ये तीनों स्किल्स आपको हर फील्ड में न सिर्फ एक्सेस करने में मदद करेंगी बल्कि नए नए मौके भी देंगे, नए मौके भी मिलेंगे और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो फिर ये आपको लंबे वक्त के लिए जॉब्स में, इंडस्ट्री में और करियर में टिके रहने में भी मदद करेंगे। हमने सोचा कि इस पर क्यों ना कुछ एक विशेष टिप्पणी भी ले ली जाए, विशेष नजरिया भी लिया जाए और उसके लिए हमने आज खास मेहमान को आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं टीम लीज डिजिटल के सीईओ सुनील चेमनकोटिल सर। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जैसा आपने बताया कि इस पेपर में डिस्कस तीनों स्किल्स का हमने थोड़ा ब्यौरा जरूर दिया है, बट आपको, आपके नजरिए से आप क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो डिस्कशन हुआ है, क्या ये रिफ्लेक्शन आप इंडस्ट्री में देख रहे हैं? क्या यही तीनों स्किल्स आजकल डिमांड में है सर? बिल्कुल, आपने सही बोला है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो 3 क्रिटिकल स्किल्स की जरूरत है उसके बारे में कहा गया है और यही हम अक्सर इंटरव्यू के दौरान नए कर्मचारियों को इंटरव्यू करते वक्त यही देखते हैं कि ये 3 स्किल उनमें उपलब्ध है कि नहीं है, क्योंकि आज जो हमारा दौर है उसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी बहुत इजी है, क्योंकि आप गूगल में जाओगे तो गूगल को सब कुछ पता है। तो आपको वो इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप वो इंफॉर्मेशन लेके आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और आप एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में कैसे काम कर सकते हो और आप अडॉप्ट कैसे कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशन में, यही खासकर देखा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और
अगर हम ये एजुकेशन 4 के दौरान ये आइडेंटिफाई किया हुआ है 4.0, बट अगर अपन एजुकेशन 1.0 से 3.0 तक देखते हैं, हमारे जो एजुकेशन है वो एजुकेशन 1.0 था। उसके बाद एजुकेशन 2.0, एजुकेशन 1.0 में ये सब स्किल्स नहीं सिखा गया था। हम जो बुक्स में सीखते हैं उसी को पढ़ना जरूरी समझा, क्योंकि उस दौरान नौकरियां में भी वही एप्लीकेशन होता था, मतलब उतनी जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी एजुकेशन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्किल्स है ये एजुकेशन सिस्टम से डिजाइन स्टेज में ही होना चाहिए। बाद में अपस्किल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पहले से अगर आप ये 3 स्किल्स स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में अगर सिखाया नहीं जाता है तो बाद में अडॉप्ट करना, जैसे अभी आप देख रहे हो कि काफी अपस्किलिंग करना पड़ रहा है और काफी दिक्कतें आ रहे हैं कर्मचारियों में। तो हम जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में हम कदम रखेंगे तब तक अपने लिए ये सब जरूरी है। एक और खास बात ये भी आपको देखना चाहिए कि जो एजुकेशन, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के दौरान 85 मिलियन जॉब्स जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से अपना मशीन्स और कर्मचारी दोनों के बीच में डिवीजन हो जाता है। तो इन सब माहौल में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक सुनील जी, एक मेरे को एक बात बताइए। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री से भी बात करते हैं, हम आप जैसे लोगों से भी बात करते हैं जो पूरा नजर रखते हैं इंडस्ट्री पे और वर्कफोर्स पे, दोनों पे। वो गैप कहां है? आज भी हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में जरूरत नहीं है लोगों की, लेकिन वो कहते हैं हमें लोगों की तो जरूरत है, लेकिन हमें स्किलफुल लोगों की जरूरत है। राइट स्किल होना बड़ा आवश्यक है। और दूसरा, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वो शायद उन डिमांड्स को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो उस तरह से अपने में इनोवेशन नहीं ला पा रहे हैं। आपको गैप कहां लग रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर उनमें से अनएम्प्लॉयबल हैं। तो ये डिमांड जो है, ये कहां पर प्रॉब्लम आपको लगती है सर? देखो, हमारा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया में है तो टैलेंट की कमी नहीं है। मतलब पॉपुलेशन इतना है कि हमारे पास नेक्स्ट 3 डेकेड्स के लिए अपने पास काफी पब्लिक एम्प्लॉयज अवेलेबल है। लेकिन स्किल गैप, आपने सही कहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाया जाता है और जो कर्मचारी से हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑफिस में या अपने काम में, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इसीलिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और काफी स्टेट्स ने अभी ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज तीनों मिलके करिकुलम डिसाइड करके वो ही करिकुलम जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो जब वो पास आउट होते हैं तो उनका एम्प्लॉयबिलिटी लेवल जो है काफी हद तक ज्यादा होता है। आज अगर अपन फ्रेशर्स को हायर करते हैं तो काफी स्किल गैप दिखता है और 9 महीना लगता है उनको ट्रेन करके प्रोडक्टिव बनाते, और उसके बाद फिर बिलेबल बनाते और भी टाइम लगता है। और ये सब कम करने के लिए ये चेंज इन एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन 4.0 को देखता हूं तो दोनों लगभग एक ही चीज कहता है कि ये सब अपने को एक तो करिकुलम चेंज करना है, दूसरा सीखने और सिखाने के तरीका को चेंज करना है, ताकि जब स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट बिल्कुल आपने सही कहा। इनफैक्ट कुछ इंडस्ट्री लीडर से मेरी भी बात हुई, वो कहते हैं दीपक, हमारे पास एक बच्चा आता है, हमको उसको साल भर लग जाता है ये समझाते हुए कि उसका प्राइमरी काम क्या है, जबकि ये काम तो इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए था, चाहे जिस भी रूप में हो, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के रूप में हो, चाहे वो उसको स्किल अप करने के मामले में हो। लेकिन ये थोड़ा सा जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको समझना पड़ेगा। मोटी मोटी फीस तो आप ले रहे हैं, देखिए, लेकिन अगर आप बच्चे को वो स्किल्स नहीं दे पा रहे हैं तो यहां पर आपकी देखिए गड़बड़ है। उसी तरह से हमारे टीचर्स जो हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, उनको भी शायद ट्रेन होना खुद में जरूरी होगा। सुनील जी, बहुत जरूरी है। वो जब तक वो खुद ट्रेन नहीं होंगे, वो जो ट्रेंडिंग चीजें हैं वो नहीं पकड़ेंगे, जो डिमांड का जो नजरिया है वो नहीं पकड़ेंगे, बच्चे को क्या समझाओगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। आप अगर देखोगे तो बाय 2025 96 मिलियन जॉब्स जो है
एकदम नए टाइप के जॉब्स आने वाले हैं। अगर हम हमारा करिकुलम करेक्ट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट 2-3 सालों के बाद जो बाहर आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग फिर से यही प्रॉब्लम फिर से आ सकता है। इसलिए ये पूरा करिकुलम को चेंज करना और एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना बहुत जरूरी है। आपने सही कहा, इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्टर्स एंड टीचर्स, उनको भी अपस्किल करना पड़ेगा कि ये नई तरीके से ये नए 3 जो स्किल्स एजुकेशन 4.0 बोला है वो यूज करते हुए उनको नया करिकुलम सिखाना चाहिए, ताकि जब वो लोग पास आउट हो जाएंगे ये कंपनियों को उतना दिक्कत नहीं होगा उनको प्रोडक्टिव बनाने में। एब्सोल्युटली। और फिर आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो गवर्नमेंट बैक्ड है या फिर आपका इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, आपको वो बड़े बड़े जो पोस्टर्स लगा के जो है वो एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। प्लेसमेंट देखिए हमारा ये सारे के सारे होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स आपके प्लेस हो गए, आपने अच्छे से उनको स्किल अप किया हुआ है, आपको खुद मालूम है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, आपको पता है डिमांड क्या है और उसको फुलफिल कैसे करना है। अगर आप कर सकते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और बच्चों के लिए तो अच्छा होगा। एक बार फिर से जाते जाते प्रॉब्लम सॉल्विंग नंबर 1, कोलैबोरेशन नंबर 2 और एडेप्टेबिलिटी नंबर 3, ये है वो 3 स्किल जो है आपकी फ्यूचर स्किल्स, जिन पे एजुकेशन 4.0 को निर्भर रहने का हिदायत दी गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर। और ये बात हमने आप तक भी पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान कोटनिल सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आम कंज्यूमर की। सिनेमा हॉल्स अब धड़ल्ले से 300 रुपए में पॉपकॉर्न बेच पाएंगे, 100 रुपए में समोसा बेच पाएंगे, जैसा अब तक बेचते आ रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा घरों को खाने पीने की ज्यादातर चीजों को मनचाहा दाम तय करने का अधिकार एक तरह से दे दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सिनेमा घर मालिक लोगों को अपने साथ खाने का सामान अंदर ले जाने से रोक भी सकते हैं, इजाजत भी दे सकते हैं। स्वाभाविक रूप से वो रोकते ही हैं तो वो रोक आगे भी वो जारी रख पाएंगे। ये दरअसल कंज्यूमर के लिए एक बड़ा झटका है। कोर्ट के इस फैसले के क्या क्या मायने कंज्यूमर के लिए, देखिए इस रिपोर्ट में। सिनेमा, थिएटर, थिएटर मालिक और दर्शक, इन चारों के बीच एक गहरा संबंध है। ये संबंध है कारोबार और मनोरंजन का, यानी बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट का। लेकिन इन सब के बीच में आ गया है पेट पूजा का संबंध, जिसने थिएटर मालिक और दर्शक के बीच कारोबारी दरार डाल दिया था। और इस दरार को पाटने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि थिएटर मालिक फिल्म देखने वालों को अपने साथ खाना लाने से रोक सकते हैं। साथ ही कोर्ट से सिनेमा घरों को खाने पीने की ज्यादातर चीजों के मनचाहा दाम तय करने का अधिकार भी मिल गया है। हालांकि पहले से ही मल्टीप्लेक्स में बाहर से खाने पीने की चीजें नहीं ले जाई जा सकती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने नवजात और छोटे बच्चों के खान पान को इस फैसले से दूर रखा है। वहीं कोर्ट ने कहा कि दर्शकों को फ्री शुद्ध पेय जल मुहैया कराने की जिम्मेदारी थिएटर मालिक की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि थिएटर उसके मालिक की निजी प्रॉपर्टी है, उसे इसे लेकर नियम और शर्तें रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये शर्तें पब्लिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और वेलफेयर के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा सिनेमा हॉल कोई जिम नहीं है जहां हेल्दी फूड लेना जरूरी हो। कोर्ट ने कहा कि थिएटर में लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, वहां अगर कोई दर्शक सिनेमा में जलेबी लेकर आता है तो ये सिनेमा मालिक को अधिकार है कि वो इसकी इजाजत दे या नहीं दे। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दर्शक जलेबी खाकर अपना हाथ सीट पर पोंछेगा तो जाहिर है सीट गंदी होगी। ऐसे में साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए थिएटर मालिक को अधिकार है कि वो खाने पीने की चीजों को लेकर अपनी शर्त रख सकता है। दरअसल ये मामला इसलिए उठा क्योंकि जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने 2018 में अपने फैसले में मल्टीप्लेक्स और सिंगल थिएटरों में लोगों को खुद के खाने पीने की चीजें ले जाने की इजाजत दे दी थी। J&K हाई कोर्ट ने इसे लेकर दलील दी थी कि सिनेमा घरों में खाने पीने का सामान बेहद महंगा बिकता है, साथ ही हेल्थ के लिहाज से भी अच्छा नहीं होता। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि खाने पीने को लेकर इस तरह की शर्त फिल्म के टिकट पर भी नहीं लिखी होती। ऐसे में दर्शकों को बाहर से खान पान की चीजें थिएटर में लाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने J&K कोर्ट के फैसले को पलटते हुए थिएटर मालिकों के पक्ष में फैसला दिया है। हकीकत यही है कि मल्टीप्लेक्स में खाने पीने के सामान 10 गुना तक महंगे होते हैं। जाहिर है 2 से 3 घंटे की फिल्म के दौरान दर्शकों को भूख लग सकती है, लेकिन ऊंची कीमत के चलते दर्शक खुद को ठगा महसूस करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दर्शक के फेवर में तो नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर बाहरी खाने से गंदगी होती है तो इससे सिनेमा घर मालिक कैसे निपटेंगे, ये भी सवाल है। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला देकर इस विवाद को खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है। कैप्टन शिवा 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। सियाचिन की ऊंचाई पर भारतीय सेना की नारी शक्ति। इतिहास में पहली बार सियाचिन में भारतीय सेना की एक महिला मिलिट्री अफसर की तैनाती हुई है। नाम है कैप्टन शिवा चौहान। जनवरी को कैप्टन शिवा चौहान ने सियाचिन ग्लेशियर में एक बेहद खतरनाक चढ़ाई के बाद अपनी पोस्ट पर काम शुरू कर दिया। सियाचिन में किसी भी सैनिक की पोस्टिंग 3 महीने से ज्यादा नहीं होती। वजह है यहाँ का जानलेवा मौसम। 1980 के दशक से पहले सियाचिन में किसी सैनिक की तैनाती नहीं हुई थी और अब साल के पहले हफ्ते ही एक महिला कैप्टन की तैनाती हुई। कैप्टन शिवा चौहान इंजीनियर रेजिमेंट के बंगाल सैपर ग्रुप की अफसर हैं। 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर वो ड्यूटी कर रही हैं। क्योंकि वो एक इंजीनियर रेजिमेंट से हैं, इसीलिए उनकी जिम्मेदारियां भी उनके पद के हिसाब से होंगी। कैप्टन चौहान पर ग्लेशियर में सैनिक जरूरतों के हिसाब से निर्माण संभालने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही दुश्मन के हमलों से बचने और उस पर हमला करने के लिए जरूरी मोर्चों और बंकरों को बनाने का काम भी कैप्टन चौहान की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही उन्हें सैनिकों को बर्फ से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम भी करना होगा। कैप्टन शिवा चौहान मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली हैं। एक महिला के लिए सियाचिन में ड्यूटी करना आसान नहीं है, लेकिन कैप्टन चौहान के लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं। सियाचिन बैटल स्कूल की कठिन ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ही उनका सियाचिन में तैनाती के लिए चयन हुआ है। इसी बीच चीन ने भी अपनी सेना का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। ये वीडियो सियाचिन के पास कम ऊंचाई वाले इलाके का बताया जा रहा है और इस वीडियो से चाइनीज आर्मी की पोल खुल गई है। पहली तस्वीर देखिए, जिसमें चीन के सैनिकों को पहाड़ की चढ़ाई में परेशानी हो रही है, इनके कदम लड़खड़ा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में चीन के जवान ऊंचाई पर पहुंचकर ऑक्सीजन मास्क लगा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो चीन के सैनिकों को पहाड़ी इलाकों पर चढ़ाई की आदत नहीं है। इन दो तस्वीरों में आपको फर्क साफ समझ आएगा। एक तरफ भारतीय सेना के जाबाज हैं, तो दूसरी तरफ चीन की कमजोर कागजी सेना है। सियाचिन की ऊंचाई पर भी भारतीय सैनिक आसानी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन की सेना सियाचिन से कम ऊंचाई पर जूझ रही है। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया। चलिए अब करते हैं बात बाजार की। बाजार 2 दिनों की तेजी के बाद आज गिरावट देखी गई। बाजार में सेंसेक्स 636 अंक चढ़कर 60,657 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 190 अंक फिसलकर 18,042 पर बंद हुआ। आज ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत थे, लेकिन इसके बावजूद शुरुआत शांत हुई। बाद में बाजार ने बढ़ने की कोशिश की मगर टिक नहीं पाए और औंधे मुंह गिर गए। दोपहर में करीब थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन निफ्टी अपने आप को हरे निशान में बदलने में कामयाब नहीं हो पाया। कल वीकली वायदा की एक्सपायरी है, ऐसे में आज की गिरावट से बाजार काफी हल्के हो गए। पूरा एक्शन बता रहे हैं वरुण दुबे। देखिए, बाजार में आज भारी भरकम गिरावट देखने मिली है। शुरुआत तो हमारी फिर भी ठीक ठाक हुई थी, उसके बाद लेकिन अगर आप देखेंगे तो दिन के दौरान मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर देखने मिला और प्रेशर भी ऐसा था कि 1% के आसपास की गिरावट जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, छोटे मझोले स्टॉक्स हर जगह देखने मिली। ग्लोबल क्यूज उतने खराब नहीं थे, लेकिन हमारे मार्केट जो थे वो अपनी ही चाल चल रहे थे और अच्छी खासी गिरावट जो है आज हमारे बाजार में देखने मिली है। सबसे पहले निफ्टी के थोड़े बहुत गेनर्स की अगर बात करें तो डीवीज लैब, मारुति, HDFC लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स है जिनमें थोड़ी बहुत खरीदारी देखने मिली, लेकिन इनको अगर आप छोड़ दें तो तमाम सेक्टर्स में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। और सबसे ज़्यादा गिरावट अगर है तो मेटल काउंटर्स में हुई है। निफ्टी के टॉप लूजर्स देखिए, JSW स्टील, हिंडाल्को, कोल इंडिया, टाटा स्टील, सबके सब मेटल काउंटर्स है जिनकी आज पिटाई हुई है। वहीं फोकस में कुछ स्टॉक्स थे, एक तो जो आज लिस्टिंग हुई है रेडियंट कैश मैनेजमेंट, लिस्टिंग अच्छी हुई, उसके बाद भी स्टॉक्स में अच्छे खासे गेंस देखने मिले। RPP इंफ्रा ऑर्डर मिला, उसका इंपैक्ट देखने मिला। आरती सफेक्टेंस में भी न्यूज़ थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर जो CRC का ऑर्डर आया, उसके चलते कहीं ना कहीं स्टॉक जो है पूरे दिन हरकत में था। वहीं
छोटे मदर स्टॉक्स में टॉप गेनर्स की बात करें तो प्रिज्म जॉनसन, न्यू इंडिया एश्योरेंस, फैक्ट, कार्बोरंडन जैसे काउंटर से जहाँ पे तेजी थी। इनफैक्ट पूरा का पूरा फर्टिलाइजर स्पेस जो है वहाँ पे आज खरीदारी देखने मिली। लेकिन लूजिंग एंड पे देखिए कामत होटल्स, जोमेटो में अच्छा खासा दबाव था, श्याम मेटालिक्स, नजारा टेक, ये तमाम वो काउंटर्स है जिनमें अच्छा खासा प्रेशर देखने मिला। तो आज का दिन अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे दबाव वाला था और खासकर दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो मार्केट में लगातार गिरावट जो है वो बढ़ती ही गई है। चलिए, भारतीय सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमत में तेजी बरकरार है। एमसीएक्स पर सोना इंट्राडे में 56,000 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। 2.5 साल बाद सोना 56,000 के पार पहुंचा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आज गोल्ड में हुआ क्या है। आज गोल्ड में हुआ ये है कि 30 महीने के बाद, मतलब 2.5 साल के बाद 10 ग्राम सोने का भाव वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर 56,000 के ऊपर चला गया है। पहली बड़ी घटना है कि 2.5 साल में गोल्ड का मार्केट 56,000 के ऊपर गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि महज 2 महीने में गोल्ड में 6,000 रुपये की तेज़ी आई है। ठीक 2 महीने पहले गोल्ड का भाव 50,000 के आसपास था, जो अब बढ़ के 56,000 के स्तर पर आ गया है। और इसी दौरान पिछले 2 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड में $250 से ज़्यादा की तेज़ी आई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव बढ़कर $1,870 के ऊपर चला गया है। आज 400 से 500 रुपये की तेज़ी है गोल्ड में। ये तो बात हो गई आज की। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नए साल के शुरुआती 3 दिन में ही गोल्ड ने 56,000 के लेवल को क्रॉस कर लिया। तो 2-3 बड़ी वजह हैं जिसने गोल्ड के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। पहली बड़ी वजह यह है कि बाजार को अब ये लगने लगा है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की रफ्तार धीमी होगी और इसके संकेत आज देर रात आने वाले जो मिनट्स होंगे फेड की पिछली मीटिंग के, उसमें मिल जाएंगे। मार्केट को ऐसा लगता है और इसलिए गोल्ड को एक सपोर्ट मिला है। डॉलर हाल के दिनों में थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, उसका फ़ायदा गोल्ड को मिला है। और तीसरी बड़ी बात ये जो गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है वो ये कि आईएमएफ ने ये आशंका जाहिर की है कि अमेरिका, यूरोप और चाइना के जो आर्थिक हालात हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं, वहाँ पर आर्थिक मंदी आ सकती है। और आपको याद होगा जब भी आर्थिक मंदी आती है सोने की चमक बढ़ जाती है और उसका फ़ायदा गोल्ड को इस वक्त मिलता हुआ दिख रहा है। ये 3 बड़ी वजह है जिससे गोल्ड की कीमतों में तेज़ी आई है। जानकारों का ये मानना है कि चूंकि अब इंटरेस्ट रेट लगभग पीक के करीब है, आगे इसका पीक बन सकता है। मंदी की बात लगातार गहरा रही है। आपको याद होगा 2008 की मंदी, जब दुनिया भर में निवेश के सारे विकल्प फीके पड़ गए थे, उस दौरान गोल्ड निवेश का हीरो बनकर सामने आया था। 30% का रिटर्न गोल्ड में मिला था। तो मार्केट को ये पुरानी बातें भी याद आ रही हैं और ये तमाम फैक्टर हैं जिससे गोल्ड की कीमतों में तेज़ी है और आगे भी कंटिन्यू रहने की संभावना बनी हुई है। चलिए, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। कैसा हो अगर आपको गांव शिफ्ट होने के लिए सरकार लाखों रुपए दे दे? कुछ ऐसा ही हो रहा है जापान में। जापान की जो राजधानी है टोक्यो छोड़कर गांव बसने वाले लोगों को 6 लाख रुपए से ज्यादा वहां की सरकार देने की पेशकश कर रही है। लेकिन इसकी जो वजह है वो जापान के लिए बड़ी चिंता बनती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर में सबसे ज्यादा उम्रदराज लोग अगर कहीं पर हैं तो वो जापान है। अपनी अनोखी परंपराओं के लिए फेमस ये देश अब लोगों को एक खास ऑफर दे रहा है। इस ऑफर के तहत लोगों को 10 लाख येन यानी 6 लाख रुपए से ज्यादा दिए जा रहे हैं और ये पैसे सिर्फ टोक्यो से बाहर बसने के नाम पर मिल रहे हैं। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जापान सरकार उन लोगों को 6 लाख से भी ज्यादा की सब्सिडी दे रही है जो टोक्यो छोड़कर देश के ग्रामीण और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसेंगे। प्रस्ताव के तहत 2 बच्चों वाले परिवार को टोक्यो छोड़ने पर 30 लाख येन यानी करीब 19 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। यही नहीं, अगर कोई टोक्यो के बाहर कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसे सरकार अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करेगी। हालांकि इस ऑफर का फायदा उन लोगों को ही मिलेगा जो टोक्यो के बाहर कम से कम 5 साल तक रहने के लिए तैयार हों। अगर कोई 5 साल पूरा करने से पहले ही टोक्यो लौट आता है तो उसे पूरे पैसे लौटाने होंगे। जापान सरकार की ये कोई नई योजना नहीं है। सरकार ने 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत टोक्यो छोड़ने पर 3 लाख येन करीब 2 लाख रुपए मिलते थे। इस बार इस राशि को बढ़ा दिया गया है। जापान सरकार की तरफ से शुरू की गई ये योजना कम होती जनसंख्या पर लगाम लगाने की कोशिश है।
जापान के ग्रामीण इलाकों में तेजी से जनसंख्या कम हो रही है। लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र खाली हो रहे हैं। हाल के वर्षों में जापान के ग्रामीण भाग में जनसंख्या काफी ज्यादा कम हुई है। कई गांवों में सिर्फ बुजुर्ग ही रह गए हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि सहायता राशि परिवार को इन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और ग्रेटर टोक्यो में सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको अमेरिका का हाल बताते हैं, जहां पहले बर्फबारी और अब बाढ़ ने लोगों को परेशान कर दिया है। कैलिफोर्निया में बाढ़ से भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की हैं। कुछ दिन पहले जहां बर्फीली आंधी ने कोहराम मचा रखा था, अब वहां भारी बारिश के कारण बाढ़ ने जीवन मुश्किल कर दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। गरज चमक के साथ हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। कैलिफोर्निया में पिछले कुछ दिनों में हुई जबरदस्त बारिश ने बीते 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बारिश के बाद वहां 2 नदियां ओवरफ्लो हो गईं और पानी शहर के अंदर दाखिल हो गया। जगह जगह पानी भरने से लोगों का कामकाज ठप हो गया और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। पानी का बहाव इतना ज्यादा कि गाड़ियों को भी अपने साथ बहा ले गया। भारी बारिश में कैलिफोर्निया शहर की जानी मानी सड़कें और बुनियादी ढांचे पानी में डूब गए। बाढ़ की वजह से यूएस हाईवे भी बंद करना पड़ा। कैलिफोर्निया के लाखों मकानों में पावर सप्लाई भी ठप हो गई। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कि रिहायशी इलाकों से लेकर खेती की जमीन भी बाढ़ की चपेट में आ गई है। पानी के साथ मिट्टी और मलबा भी जहां तहां जमा हो गया। पानी के तेज बहाव से बचने के लिए लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने के निर्देश दिए गए। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है। कुछ दिन पहले बर्फीले चक्रवाती तूफान बम ने अमेरिका और कनाडा में भारी तबाही मचाई थी। इसकी वजह से अमेरिका के करीब 20 करोड़ लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। 60 से अधिक लोगों की जान लेने वाले इस तूफान के चलते अभी लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटी भी नहीं कि बाढ़ ने कैलिफोर्निया में दस्तक दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी के साथ आज इंडिया 360 में इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।